गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज पर सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A के केस की समाअत हुई। अदालत ने दौरान समाअत बेंच पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त चाही। बेंच ने मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त दे दी। केस की समाअत के दौरान PTI के वकील तैयब मुस्तफैन काज़मी रोस्टम पर आए और लार्जर बेंच को धमकी दी। काज़मी साहब ने कहा कि बाहर 500 वकील खड़े हुए हैं, देखता हूँ PTI के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। चीफ जस्टिस ने पुलिस को तलब कर लिया और कहा कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस वक्त अदालत में केस की समाअत जारी थी तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला एहतजाज कर रहे थे। दौरान समाअत क्या क्या हुआ, आज बड़े फायरी किस्म के कमेंट्स थे, लेट्स वॉच दैट। दौरान समाअत PTI के वकील और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। काज़मी साहब ने कहा कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, मैं देखता हूँ PTI के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया, मेरी अदमे बर्दाश्त की ऐसी तरबियत ही नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, ज़रा बताएं। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। तैयब मुस्तफैन काज़मी ने कहा कि PTI इस केस की मुतासरा है, ये अदालती बेंच दुरुस्त ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पुलिस वालों को बुलाया जाए। इस पर वकील साहब ने कहा कि बुला लें पुलिस को, आपका काम ही यही है। चीफ जस्टिस बोले कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। इस पर वकील साहब कमरा अदालत से बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब देखिएगा कि कुछ यूट्यूबर्स भी साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे होंगे। लगता है अदालत में जो हुआ मकसद पूरा हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। हम यहाँ इज्जत के लिए बैठे हैं, ये कोई तरीका नहीं जिसके दिल में जो आता है कहता चला जाता है। हम पैसों के लिए जज नहीं बने, आपको पता है जितनी जज की तनख्वाह बनती है इतना तो वकील टैक्स दे देता है। आईनी इदारों को धमकियाँ लगाने का सिलसिला बंद करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो शख्स यहाँ आया था उसने उस सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये शख्स शक्ल से तो ख़ानदानी लग रहा था, क्या ये अपने बुजुर्गों को भी ऐसे ही कहते होंगे। हम अपने नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, पहले जो हमदर्दी थी वो भी शायद अब आपको नहीं मिलेगी। जस्टिस जमाल ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक से कहा कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, क्या आपने वकील के कॉन्डक्ट का नोटिस लिया। इस पर फारूक नाइक ने यकीन दहानी कराई कि अदालत से बदतमीज़ी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने आज की समाअत पर क्या बात की, ज़रा वो भी देख लीजिए। आप मुझे मिलने दें इमरान खान साहब को, उनका हक है इमरान खान साहब का, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जान पहचान है कानून की। उस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आगे चलें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आपको हर पार्टी को नोटिस देना है, आपने नोटिस नहीं दिया। उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि हमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने कहा कि अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ज़रा तल्ख है। जो कमेटी थी जिसने बेंच बनाना था उसके 3 मेंबर्स हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया ये बेंच वो सिर्फ 2 थे, इसलिए ये बेंच जो है ये आइन के खिलाफ है और इनको चाहिए कि समाअत आगे ना करें। लेकिन उस पर भी उन्होंने फैसला किया हमारा समाअत करने का हक है। लेकिन ऑप्शंस क्या हैं आज की कार्रवाई के बाद? तो ये लगता है कि ये मामला रिवर्स अगर होता है तो तरमीम भी हो जाएगी। लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जजेस की जानिब से यकजा होकर चीफ जस्टिस को ओहदे से हटाने की मिसाल मौजूद है। ज़रा देखिए। मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद करते हैं। इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? ये पहले हुआ था मलिक असद केस में, यही हुआ था जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फैसला खुद कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया था। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। इसमें सदारती कोई सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं? नहीं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कैंप में भी खूब हलचल है। आर्टिकल 63A केस की समाअत इसी हफ्ते मुकम्मल होने और फैसला सुनाने का भी इम्कान है। लीडिंग रोल इस वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो मुसलसल इसका आप समझ लें कि इसका मुकदमा लड़ रहे हैं। क्या कहा है बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए।
199 आपका आइन में इसलिए है कि मैंने डाला, मेरा पार्टी ने डाला कि मैं उसको निकाल दूंगा। हर बात पीटीआई का या किसी और का नाम आना करे भाई, हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, क्यों निकाल देंगे? आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियन। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, पर आप आइन को कैसे नहीं मानते? I'll start with you, Nasir Hussain Shah साहब. Thank you so much for being on the program. पीपल्स पार्टी रवायती तौर पे हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ रही है. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आप तकरीर उठा के देखें, इसके हवाले से 12 उनकी स्टेटमेंट्स हैं. इस वक्त ये जो कानून है आर्टिकल 63A की नज़रसानी अपील, उसमें खदशा ये है कि दोबारा फ्लोर क्रॉसिंग जो एक रास्ता बंद हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो फिर खुल जाएगा. वाई आर यू ऑन द अदर साइड नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. देखें, हम इस वजह से 63 की जो शिक है इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, या जो भी तरमीम है उसके लिए. हम तो एक आइन की बात कर रहे हैं कि आइन में क्या लिखा है. आइन में लिखा है कि जो भी अगर इस तरह वोट देगा उसको डी सीट कर दिया जाएगा. कहीं ये नहीं लिखा कि उसका वोट न गिना जाए. जो पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला था, उन्होंने आइन की तशरीह को रीराइट किया, आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई. हम तो उसकी बात कर रहे हैं. मैं सिर्फ मिसाल आपको देता हूं कि अगर किसी हुकूमत को हटाना है तो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ही हटाना है ना. उसका तरीक़ेकार जो दूसरा तरीका था वो तो पीपल्स पार्टी ने बंद कर दिया. 58(2)B या दीगर बहुत सारे इश्यूज थे जिसको प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़त्म किया, अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए. अब क्या तरीका रह गया? सर, यही तो क्वेश्चन है. आप लोग तो खुद इस तरीके से हुकूमतों को हटाने के खिलाफ थे, इसीलिए 52B को आप लोगों ने बंद किया. इसीलिए बिल्कुल ठीक है, कभी नहीं हुआ कि खुद प्रेसिडेंट अपने इख्तियारात दे दे. उन्होंने दे दिए कि ये रास्ता मैंने बंद करना है. ये वही पीपल्स पार्टी है, ये वही जरदारी साहब है. क्या वजह है कि आज आप वो रास्ता दोबारा खोलना चाहते हैं? देखें, ये एक मिसपरसेप्शन है कि हम कोई वो रास्ता दोबारा खोलना चाहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम तो सीधा कह रहे हैं कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लिखा गया. कोई तो उसकी वजह है ना. मिसाल के तौर पर जो भी हुकूमत बनती है वो अक्सरियत से बनती है, उसके अपने नंबर होते हैं. सादा अक्सरियत ही सही, या और कोलेशन आजकल हो रहे हैं. सादा अक्सरियत वाले जो हैं, अगर वो अपने उस पार्टी के खिलाफ फैसला दें, नो कॉन्फिडेंस लाएं जो आइन में मौजूद है, तो उसका कोई तरीका तो है ना. या फिर वो गैर आइनी तरीकों की तरफ देखा जाए, अदालतों की तरफ देखा जाए. जिस तरह पहले होता रहा, बीबी शहीद की हुकूमतों को घर भेजा गया, मियाँ साहब को घर भेजा गया, या फिर दीगर भी चीज़ें हुई, अदालतों के अहकामात आ गए. हम तो विक्टिम रहे हैं. हमारे गिलानी साहब को अदालती अहकामात पे हटाया गया. बीबी शहीद को 2 दफ़ा वैसे गैर आइनी तौर पर वो 58(2)B इस्तेमाल करके हटाया गया. तो ये, लेकिन असल आइन को बेहतर बनाने के लिए या आइन की रूह पर अमल करने के लिए क्या 63 एक आइन में नहीं था? जो 73 का आइन सवाल है जो आज जफर ने किया. मैं भी वही सवाल कर लेती हूँ कि इतनी जल्दी क्या है इसमें? अच्छा, अब सुन ले. अब ये सबके जहन में पता नहीं क्यों आ जाता है कि आईनी अदालतें हों या ये दीगर जो भी चीज़ें हैं ये बस अब आई हैं. पीपल्स पार्टी बस अभी बात कर रही है. ये तो पता नहीं कहीं से इनके दिमाग में बात आया है जो ये पता नहीं कोई इशू है सॉल्व करना है. देखें, ये जो मिसाक जमहूरियत है उसमें लिखा हुआ था कि जो आईनी अदालतें हैं या जो तकर्रर होना है या दीगर बहुत सारी चीज़ें. और आपको याद होगा फरिया साहिबा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं और आप ज़्यादा नज़र रखती हैं, आपको सब चीज़ों का पता है कि जब हमने जो 18वीं तरमीम आ रही थी, आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम तब भी लाए थे. लेकिन उस वक्त के जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने क्या धमकी दी थी सबके इल्म में, ऑन रिकॉर्ड है. तो जाहिर है जो चीज़ें हमारी मानी जा सकी वो हमने उस वक्त पास कराई, कुछ हमने छोड़ दिया. अभी जो मंशूर हमने दिया है, 2024 का इलेक्शन गुजरा है,
23 में शुरू था, मंशूर तो हमने 23 में दिया। उस वक्त क्या पता था ये जो अभी हालात से इसको मुंसलिक किया जाता है, उसमें भी आईनी अदालतें का जिक्र है, उसमें भी जो तकर्रुर है जज साहिबान का उसका जिक्र है। दूसरी बात, ये जो बहुत बड़ी एक तहरीक चली थी जज साहिबान के लिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरों के लिए बड़ा एक नारा गूंजता था, जब ये हो जाएंगे तो जी बस रियासत होगी माँ की जैसी। रियासत हो गई माँ की जैसी, सबको इंसाफ मिल गया। ये सवाल है, बट ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने किया, इस पे फिर सबकी राय आएगी। मैं वही कह रहा हूँ, यू मे बी ऑन द अदर साइड, बट अगर इजाजत दें सबसे जी, अगर इजाजत दें शोएब शाहीन साहब से भी बात करते हैं। आपसे तो सर डिटेल में बात करनी है, पहले शोएब शाहीन साहब से मौक़िफ़ ले लें। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का क्या मकसद था? जब आपको याद होगा PDM करती थी एहतजाज, तो तब PTI कहती थी कि ये आप प्रेशर डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जजेस पे प्रेशर डाल रहे हैं। सो प्रेशर डालना था। देखें, पहला तो मैं ज़रा नासिर साहब की बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं सीधा एहतजाज पे आ जाता हूँ। नासिर साहब जो फरमा रहे हैं वो फैक्ट्स के अगेंस्ट है और आज के सर्कमस्टांसेस के भी वो बरअक्स बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज बिलावल साहब ने कहा है कि जी मजबूरी भी है और 25 अक्टूबर से पहले तरमीम करना भी ज़रूरी है। वो क्या मजबूरी है? वो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, जाना शायद चाहते होंगे, उनको अभी इजाज़त नहीं मिली। 25 अक्टूबर को काजी फाइसा की रिटायरमेंट है। अच्छा, आपने जो मुसवदा ख़ुद पेश किया, आज भी कामरान मुर्तज़ा अपनी बात पे कायम है। वो कहता है कि जब हमने पहला आर्टिकल पढ़ा जिसमें तरमीम कर रहे हैं आर्टिकल 8, उसके अंदर आप लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक ही मुअत्तल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और मिलिट्री ट्रायल में आप दे रहे हैं लोगों को। क्या आप ये करने जा रहे हैं? आगे से वो ये कहते हैं कि नहीं जी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, दिल तो हमारा नहीं है। तो कौन सी वो मजबूरी है जिसके साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं? बड़ा फ्रंट फुट पे आकर इसको ओन कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी आप कह रहे हैं कि है, लेकिन लगता तो ये कन्विंस्ड नहीं है, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। देखें, कन्विंस्ड नहीं है, ये दौड़ लगी हुई है कि कैसे इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचा जाए। शहबाज शरीफ नाकाम हो गया, उसको कहा गया कि जी आप ये तब्दीली कराओ। रात को मुझे बताएं सुबह 11 बजे 12 बजे फिर रात के 3 बजे तक जी इजलास जारी होगा, किसी के पास मुसवदा नहीं था। लॉ मिनिस्टर कहता है जी अब मुझे मिल गया है रात को, और उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे बता दें, आज भी बिलावल साहब कह रहे हैं जी पहले कच्चा मुसवदा था, जी अब पक्का मुसवदा है, और दूसरा आज तक किसी के पास मुसवदा ऑथेंटिक नहीं। हमारे पास भी जो मार्केट से आए हुए 3 मुसवदे हैं, कौन सा असली हमें नहीं पता। चलिए, ये तो हो गई एक पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन अब आ जाए लीगल डिबेट पे। आज जो हुआ अदालत में, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या है? लगता तो ये है कि ये रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद तरमीम हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि क्यों तरमीम। अच्छा, एक बात जो दूसरी बात का भी जवाब दे दूं, फिर मैं एहतजाज पे और डायरेक्टर साहब के सवाल पे आ जाऊं। ये आर्टिकल जो इस वक्त मुसवदा है, आर्टिकल 63A को भी ख़त्म कर रहे हैं। ये आपको पता है कि ये 14th अमेंडमेंट में ये मौजूद थी कि कोई पार्टी या एक पार्टी का दूसरी पार्टी को वोट नहीं देगा। उसमें जो 3 कंडीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है या आईनी तरमीम है, उसमें वोट नहीं देगा। ये मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट जब आई, 18th अमेंडमेंट में इन्होंने रेस्टोर की उस पोजीशन को जो LFO के जरिए खत्म की। डोंट यू थिंक ये बड़ी डिक्टेटोरियल किस्म की एक अमेंडमेंट थी? क्या जनरली आप अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकते? मर्जी से वोट की बात नहीं है, सारी वोट दे सकते हैं, लेकिन आइन की तरमीम, प्राइम मिनिस्टर का वोट, चीफ मिनिस्टर का वोट, वो उस पर नहीं दे सकते। वजह क्या है? खरीदो फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग। कल कोई बाहर से का बंदा उठा करके आ जाए, वो आकर के 10 अरब रुपये 20 अरब रुपये खर्च करे, अपनी मर्जी का जिसको चाहे बना ले प्राइम मिनिस्टर। आज आप मुझे बता दें, अगर आपने लोटा करेंसी को फ़रोग़ देना है, आपने इस बेईमानी को फ़रोग़ देना है, अगर आपने लोगों को उठा करके वोट लेने हैं, तो फिर आपने आईनी तरमीम ये क्यों की थी? ये किसकी रजामंदी से हुई थी? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से 18th अमेंडमेंट में ये रिस्टोर हुई थी। इस छांगा मांगा रिवाइव नहीं करना मामला दे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को हटाना इस्तेकाक है पार्लियामान का। किसने कहा? अगर नहीं पसंद वो हटाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हटा सकते? जमहूरियत में हटा सकते हैं। उसका तरीका क्या है? वो क्या 58(2)B का आप सब्स्टिट्यूट लाना चाहते हैं 63A में? उसका तरीका क्या है? जो मसलन हमारा लीडर है खान, अगर खान के नाम पे मैं वोट लेकर आया हूँ और मैं बेईमानी करूँ और बेच दूँ उसको, तो उसका तरीका है मैं रिज़ाइन कर दूँ। मैं नहीं करना चाहता ना, रिज़ाइन कर दूँ, 2 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, मैं जीत के आ जाऊँ किसी भी और पार्टी से या अपने जोर पे आकर के उसके खिलाफ वोट दूँ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्लस उसके बात हम कर रहे हैं, पार्लियामानी सिस्टम में आप वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकते हैं। नहीं, आइन में लिखा हुआ है ना जी, हटाने का तरीका मौजूद है। हटाने के लिए आपको लोटे बनाने की इजाज़त नहीं है।
ये आइन कहता है। अगर आपने लोटे बनाएंगे तो वो बंदे पहले जाएं, रिजाइन करें ना, रिजाइन करके अपनी पार्टी पे या अपने नाम पे वोट लेकर आ जाए, आकर तब्दील कर दें। लेट्स से कोई पार्टी का लीडर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना देता है और लोग बहुत नाराज हैं और लोग चाहते हैं इनको हटाएं, वो क्या करें? वो रिजाइन कर दें, वो अपनी पार्टी को छोड़ दें, वो दूसरी पार्टी पे लेकर आ जाए, या पार्लिमानी पार्टी, पार्टी को छोड़ दें, पार्लिमानी पार्टी चेंज कर दे। पार्लिमानी पार्टी को ये हक हासिल है, वो कहे उस्मान बुज़दार की बजाय हमने इसको वोट दे दिया, वो चेंज कर दे, चीफ मिनिस्टर भी चेंज कर दे, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज कर दे। आपको लगता है कि छांगा मांगा रिवाइव होगा दोबारा? ये बेईमानी के रास्ते खुलेंगे। ये हार्स ट्रेडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर डिक्लेयर किया हुआ है माजी के जजमेंटों में, और आज आप उसको रिवाइव करके, जिसको इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद रास्ता रोका था। आपको पता है कैसे बनाई थी जमाली साहब की गवर्नमेंट? पैट्रियट्स बनाए थे इनके, आ करके LFO के जरिए इन्होंने सारा कुछ ये तब्दीलियां की थी। इन्होंने आकर 18th अमेंडमेंट के जरिए इस रास्ते को फिर रोका था। आज ये फिर किसी के कहने पे दोबारा रेस्टोर करना चाहते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, तहरीक से क्या होता है, तहरीकें हमेशा वकला चलाया करते हैं जिनका कुछ ज़ाती एजेंडा नहीं होता। ठीक है। आज भी जो काजी फ़ाइसा साहब नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम करने जा रहे हैं, और स्पेशली ये वाला केस इन्होंने पहले फैसला किया था मंसूर शाह इसको हेड करेंगे, क्यों बैठ गए? नंबर 2, ऑर्डिनेंस के आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मंसूर शाह साहब बैठे नहीं है, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गई? तीसरी बात यह है कि मुनीब साहब इसके आथर जज हैं। जस्टिस मुनीब साहब ने तो रिक्यूज़ल नहीं किया, उन्होंने कहा है कि पहले इसका या फुल मंसूर शाह साहब के ख़त के मुताबिक या इसकी फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट पे ये मैटर रख दें। तो बस सुप्रीम कोर्ट एहतजाज करें बाहर और अंदर बदतमीजी करें। हमने कब कहा है बदतमीजी करें? हम ये कहते हैं, सुने, हम ये कहते हैं कि एहतजाज करना हमेशा हक है तमाम बार एसोसिएशंस का, वकला का, जिन्होंने इससे पहले भी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ किया था। आज अगर काजी फ़ाइसा साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, इसी सुप्रीम कोर्ट जिसने उनको इज़्ज़त दी है, इसी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने लगे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में हार्स ट्रेडिंग का रास्ता हमवार करने लगे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आईनी अदालत के लिए रास्ता हमवार मुहैया करें। अच्छा, मुझे बिलावल साहब जो कह रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे कंसर्न है उसको तो बिलावल साहब ने कंफर्म कर दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले ये करना जरूरी है। 25 अक्टूबर की क्या कहानी है शाह साहब, आपसे पूछूंगी, बट आपसे अब तफसीलन बात होती है। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन काज़मी साहब भी मौजूद थे आज कोर्ट में, जिनकी अभी हमने आपको पूरी की पूरी वाक़या सुनाया है। वी विल टॉक टू हिम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में फायरवर्क्स थे और तैयब मुस्तफ़ीन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ऐसा जिस किस्म की आपने बातचीत की, क्योंकि यही बात बैरिस्टर साहब भी कर रहे थे, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं क्योंकि किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता तो हर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करता है। इसमें असल में जो आपने शुरू में जो चार्जशीट की है ना, वो 20% ठीक है और 80% जो है सोशल मीडिया से लिफ्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जिस तरह से सारा सिलसिला हुआ, कल का जो दिन था ना, वो आप समझ लें कि उसमें डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं था। कल के दिन ठीक। और कल शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार के, उनका वो, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार का क्या कंसर्न है इसमें? क्या उनका, क्या ये उनका इशू था? वो तो अपना काम नहीं कर पा रहे। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए जो वेलफेयर का काम, और वो उन्होंने ज़ीरो नहीं किया और वो आ गए फ्लोर क्रॉसिंग पर। अब कल जो सारा सही, मैं तो सारे दिन मौजूद रहा। फ़ाइज़ ईसा ने 93 क्वेश्चंस रेज़ किए वहाँ पर, और 93 क्वेश्चन, और 100% शहजाद शौकत वाज अनप्रिपेयर्ड। ये सारा सिलसिला जल्दी, जो कि आपकी एक एक्यूजेशन है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो बार बार इंटरप्ट करते रहे। ठीक है। अब अली ज़फ़र साहब, आपको पता है कि वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, मगर वो ज़रा धीमे मिजाज के हैं। वो खामोशी से कोर्ट का डेकोरम फॉलो करते हैं, जो आपने नहीं किया आज। नहीं, वही मैंने आपको कहा है कि आप कह रहे जो हमने बताया ऐसे नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। अच्छा, फिर क्या हुआ था? अच्छा, जो वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर थे ना, काश के आप किसी कोर्ट रिपोर्टर को लेती। जी, कोर्ट रिपोर्टर से ही हमने लिया है सारा। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, तो ये सारा रिकॉर्डेड है ना।
तो मैंने वहाँ पर ये हुआ कि जब ये सारा सिलसिला हुआ तो एक स्टेज पर आकर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि भाई मैं जो हूँ अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये हमारा लाइफ एंड डेथ का इशू है और इसमें आप जो हैं इसको बुलडोज करने जा रहे हैं। तो मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ और खान साहब इस वक्त जो हैं बहुत सारे वकीलों से ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक, इतने सारे केसेस उनको डील करना, तो मुझे आप इजाज़त दें। उस पर फ़ायद ईसा ने कहा कि नो, उस पर बाकी 4 ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो जब उन्होंने नो कहा और उसके फिर थोड़ी सी अली ज़फ़र साहब ने थोड़ी सी बहस की, उन्होंने कहा अच्छा ये हम बाद में देखेंगे, आप शुरू जस्ट स्टार्ट योर आर्गूमेंट। तो उस पर मैं तो समझ गया कि क्या है। तो मैं आया और उसके बाद जो है रोस्ट्रम पर आया और फिर मैंने उनसे बात की कि सबसे पहली बात यह है कि इस बेंच को हम नहीं मानते, मैं पीटीआई का वकील हूँ, इस बेंच को क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है वो गलत हुई है। क्विकली, पीटीआई ने आपको हायर किया हुआ है? नहीं, मैं पीटीआई का हूँ ना। क्योंकि अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो शायद इस हवाले से डिस्क्लेमर दिया है, आप बता सकते हैं शोएब शाहीन साहब? मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, लिहाजा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुस्तफ़ा काज़मी साहब का बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई से रिलेटेड है अभी। बट पीटीआई की इस केस में आप लड़े हैं? देखें, मैं जो ये क्या पाकिस्तान में सारी उसूली चीज़ें हो रही हैं? मैं एक क्वेश्चन पूछ नहीं, मैं तो इमरान खान की लीगल टीम में हूँ ना। मैं क्या पता इस केस में नहीं हूँ, मगर क्या पाकिस्तान में जो या तो ये है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्ट है और सारी चीज़ें उसूली हो रही हैं, तो मैं भी खामोशी से बैठा रहूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको पहले कभी अदालत में नहीं देखा, आपने अब तक कौन कौन से अहम केसेस लड़े हैं, और अगर ये पहला केस था तो आपने किसको टास्क देकर भेजा? अच्छा, जस्टिस मंदोखेल जो हैं उनके क्रेडिट पर क्या कुछ है? बट डिड ही से दिस वहां पे उन्होंने कहा ना अदालत में? पता नहीं, उधर तो एक वो था जस्टिस मंदोखेल का, सिर्फ जाने के बाद उन्होंने कहा जस्टिस मंदोखेल का सिर्फ एक काम है इंसाफ फराहम करना। ये इस तरह की इसको आप उनकी अदालत में पहले पेश हुए, इससे पहले किसी केस में हुए? देखें, इस वक्त इररेलेवेंट ही है। जब ये मैं देख रहा हूँ कि बेउसूली है, बेउसूली में मैं जाकर वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनको कहा है और उसकी नहीं सुन ले मेरी बात। आप सीडीए में रहे हैं? सीडीए में रहा हूँ। आप अदालतों में केस नहीं लड़ाया आपने? मैं 1983 में, अब आपको बताता हूँ कि मुझे और फ़ायद ईसा को एक दिन सेम डे मुझे लाइसेंस मिला है कराची में। ठीक है, सो यू नो हिम? ठीक है, राइट। और मैं जस्टिस जो रशीद रिजवी हैं उनका मैं एसोसिएट था और ये मुशीर पेश इमाम के थे, तो ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे और हमारा सारा सलाम दुआ सब कुछ थी। ठीक है। तो मैं 1983 में बड़ी ज़बरदस्त मैंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद देन आई ज्वाइंट सीडीए और उसके बाद फिर मैं दोबारा जब रिटायरमेंट के बाद आ गया। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जाकर कहा कि ये जो बेंच है ये बेंच इलीगल है। राइट। ठीक है, ये मैंने कहा कि बैरिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलीगल है। इसमें एक तो जैसे शोएब साहब ने कहा कि जो ऑथर है इस जजमेंट का वो ही नहीं बैठा हुआ है। बट सर, अगर आप चीफ जस्टिस चाहते तो तौहीन अदालत का आपको नोटिस दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तो दे देते। बट यू थिंक उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया? उन्होंने कहा माजी में कितने मिले लेकिन मैंने नहीं दिया। देखें, एक फ़ायद ईसा साहब को ये अच्छी तरह पता है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो क्या आईनी काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा पता है। तो अंदर से जो है आपका ज़मीर भी मलामत करता है। बट कल आप जाएंगे अदालत? बिल्कुल 100%। माजरत करेंगे? क्यों माजरत करूँ? नहीं करेंगे? नहीं। यू हैव नो रिमोर्स? नो। बट डोंट यू थिंक कि एक तरीका, अगर केस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे, आज हेडलाइन मैंने देखें जो हेडलाइन जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो बात हुई है वो एक अलग बात है, वो तो जिस तरह से भी बात हो, मैंने सीधी 3 नुकात वहाँ पे उठाए कि इलीगल है ये। 2 जजेस जो हैं ऑथर जज नहीं है, नहीं, अफगान साहब और अमीनुद्दीन, ठीक, ये इनकी इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है, ये ओरिजिनल बेंच में नहीं थे। जब आप इंक्लूजन होती है तो आप री आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एज ए फ्रेश। आपको जल्दी जो है ना, जल्दी आपको पता है ना, जल्दी है कि जल्दी से आईनी तरमीम आए। हाँ, कह दिया बिल्कुल। ठीक है, जिसका आपको फिर आगे से चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने रिस्ट्रेन शो किया है और काफी, मैं आपको बता दूं, नहीं मैंने तो हकीकत जो सपोर्टर्स है उन्होंने कहा कि सख्ती करनी चाहिए थी, बट उन्होंने वो नहीं लेते। तो फिर आपने सोशल मीडिया नहीं देखा कि जो वो पीटीआई का सोशल मीडिया बात करें पूरा, आपको मैं माइनस पीटीआई बात कर रहा हूँ, ओके, आप उसको देखें। तो सीधी सी बात यह है कि मैंने जो वहाँ पर बात की
मैंने लीगल बात की, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ये जो कहा जा रहा है कि जी वो 500 वकील, मैंने उनको ये कहा कि उन्होंने जब कहा कि अली ज़फ़र साहब से पूछा कि तो हम क्या करें, पुलिस बुला लें, मैंने कहा जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस बुलाने की। मेरी बात सुनिए आप कि मैंने कहा कि आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बाहर एहतजाज हो रहा है, मुझे बार बार मैसेज जा रहे हैं। धमकी थी? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस बुला लें, मैंने कहा जी बेशक बुला लें, मगर मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूं क्योंकि हमारा एहतजाज शुरू हो गया है। ठीक है, मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूं। नहीं, और उधर वहां 500 वकील मौजूद हैं, 500-600 वकील मौजूद हैं इस वक्त, और वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की बैक पर खड़े और पाकिस्तान के आइन की बैक पर खड़े। Do you agree with this? जी, मैं कोर्ट में उस वक्त नहीं था जब इनकी बात हुई, तो अगर ये बात की है तो कानूनी और जायज़ बात की है कि हमने वकला आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और हम अपने वकील के साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये बात की है तो इसमें तो कोई गैर आइनी, कोई गैर कानूनी बात ही नहीं है। ये हम हर रोज करते हैं, हर रोज कोई। और जो वकला तहरीक हमने चलाई थी, सारा दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे होते थे। हमने एक डिक्टेटर के खिलाफ, बल्कि इससे ज्यादा नारेबाजी भी होती थी, सारा कुछ होता था, और पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी होती थी। राइट जेंटलमैन, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आज पीटीआई ने फिर एहतजाज किया और फिर उनको रोका गया। नासिर हुसैन शाह, पीटीआई दौर में आप लोग मार्च लेकर आए, इस्लामाबाद आए, मौलाना फजल रहमान ने 2 मार्च किए, नून लीग महंगाई मार्च लेकर आई, कहीं पे नहीं रोका गया, कहीं शेलिंग नहीं हुई, कहीं कंटेनर्स नहीं लगाए गए। आप भी एलाइज हैं गवर्नमेंट के, आपके ख्याल से जो सख्ती है कि एहतजाज करने नहीं देना, आप इसमें पूरे तरीके से उनके साथ हैं हुकूमत के? देखिए, हमने तो यहाँ पे एक इनका ट्रेन मार्च हुआ था पीटीआई का, अलीम आदिल शेख साहब जो इनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम पुरअमन करेंगे। उनको वो ट्रेन मार्च करने दिया गया, मुख्तलिफ शहरों में वो गए, उनको बिल्कुल नहीं रोका गया। लेकिन देखें क्या इशू क्या है कि पीटीआई की जितनी भी कॉल्स होती हैं, जलसा हो जाए उसमें आप लैंग्वेज देख लें, दीगर जगहों पे आप जब भी कोई कॉल आए तो उसका आप इनका अंदाज देख लें। अगर ये पुरअमन रहें और कुछ 2-4 जलसे आराम से कर लें तो फिर तो इनको हर तरह से इजाजत मिलेगी। लेकिन हर जलसे में इनका कुछ ना कुछ 6 महीने से मांग रहे हैं आप, तो नासिर शाह साहब इजाजत ही नहीं दे रहे। कुछ शाह साहब इजाजत मांग रहे हैं, शोएब शाहीन साहब आप इजाजत दे दें, हम कराची में जो आप तारीख रखते हैं हम पुरसुकून तरीके से आज जलसा करते हैं, आप इजाजत दे दें। हाई कोर्ट ने भी आपको हुक्म दे रखा है। शोएब शाहीन साहब मेरे मोहतरम हैं, लेकिन मैंने इनकी बात में बीच में नहीं आया जी। वो बाद में भी ये एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर वजाहत से कर दूं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं और जो जिस तरह का कंडक्ट है पीटीआई का वो मुनासिब नहीं है। और मैं ये दोनों मेरे सीनियर हैं, अब मैं इनसे कानूनी तो बहस नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पीटीआई जब तक पीटीआई-पी नहीं होगी तब तक उसका कोई फ्यूचर नहीं है। पीटीआई-पी से मेरा मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, जब ये पुरअमन बनेंगे, एक जो सियासी धारा है उसकी तरफ आएंगे तो बिल्कुल इनका मुकम्मल तौर पर फ्यूचर है। लेकिन इस तरह से नहीं है, और जिस तरह भी सिर्फ किसी भी उस पे इदारे को प्रेशराइज करना, जो एक तरीका, जो एक वतीरा रहा हमारे खान साहब का, और फिर जाहिर है वो पीटीआई में ट्रिकल डाउन होता है, तो ये इस तरह से सिलसिले नहीं है। हमारी बात सीधी है, हम अपनी बात पे करते हैं, आईनी कोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे मंशूर में है, हम चाहते हैं कि वो होनी चाहिए और उसमें तरीक़ेकार भी लिखा हुआ है सारा। बहुत सारी शिकों पे हमें भी एतराज़ है, वो इसीलिए हम कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने अच्छी बात की कि पीटीआई को भी ले लेते हैं इसमें धारे में, और वो तो अच्छी है, एक हेल्दी उसमें डिस्कशन भी होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें अगर उनकी तरफ से भी आती हैं तो हुस्न तो यही है पार्लियामेंट का कि सब मिलकर उसमें आए। लेकिन अगर नहीं आते तो जो बहुत सारी चीजें होंगी जो बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो ये जो नहीं आते तो बना दिया गया है, फिर रिवर्स हो रहा है सर, फिर खुल के बात करें, कोई बात नहीं आते मौलाना 60। अच्छा उस पे नहीं, मैं आपको एक और बात 63A कानून की क्या बात हो रही है, कौन सा विंडो खोल रहे हैं? क्या हम 58(2)B का खोल रहे हैं? दूसरी बात है हम तो आइन की बात कर रहे हैं,
ओके भाई, एक तरीकेकार है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अभी आपने खुद कहा कि वो बंद कर दिया था। अच्छा, मैं तो पर्सनली खिलाफ हूँ, मैं समझती हूँ कि इजाजत होनी चाहिए वोट करने की, लेकिन टाइमिंग पे क्वेश्चन है। फरिया साहिबा, आप सुन तो लें, मेरी बात तो सुन लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है जो शुएब शाहीन साहब ने कहा, इखलाकी तौर पर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके दोबारा इलेक्शन लड़के आए। लेकिन आइन में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई तरीका 73 के आइन में लिखा हुआ है, अगर उसको दोबारा ख़त्म किया जाए या उसकी तशरी ये ले ली जाए, कहाँ लिखा है कि उसका वोट जो है वो नहीं काउंट होगा? हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो डी-सीट हो जाए, फिर उसका वोट काउंट हो जाए ताकि हम हटा सकें। तो फिर वो दोबारा जाए, नहीं वो दोबारा जाए उसमें लोगों के पास, फिर वो उसको इलेक्ट करते हैं। यानी जुर्म करने के बाद जाए। एक जुर्म है तो उस जुर्म को रोके क्यों ना भाई? आप मौलाना नहीं मान रहे ना, मौलाना मान जाए तो फिर ये जुर्म रहेगा। ऑन अ लाइटर नोट सर, ऑन अ लाइटर नोट, बट लेकिन अगर एक जुर्म है, वोट एक पार्टी का लेकर आता है, वोट देगा दूसरी पार्टी को, तो वो एक जुर्म है, ये आईनी जुर्म है। ये कि फिर अवाम बता देगी, देखिए ये आईनी जुर्म है। अगर ये आईनी जुर्म है तो फिर वो वोट देगा, जुर्म करेगा, फिर डिस्क्वालीफाई होगा, वापस पब्लिक में जाएगा। वॉर हो रही ये थी, कैसे इराक वॉर में जाना था, ब्रिटेन ने, सरवर साहब ने खिलाफ वोट दिया था लेबर पार्टी के। मैं उस एथनिक न्यूज़पेपर के साथ ही वाह हो गई थी मुस्लिम कम्युनिटी में। वो कैसे दिया था? देखिए, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाबंदी नहीं है तो दे सकते हैं। बट देखिए आज यही है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी डेमोक्रेसी में आज सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त क्यों होती है? बात यह है कि आप सुने ना, पार्लियामेंटेरियंस ने अगर आइन को, इसको आइनी जुर्म डिक्लेयर किया है तो वो सोच समझ के किया है ना। मुझे बता दें कि फिर आपका जो पैट्रियट्स बनाए थे वो दुरुस्त था, फिर जो लोटे बनाते हैं वो दुरुस्त है, फिर सिंध हाउस में जो कुछ बंदे रखे थे वो दुरुस्त है। मुझे बता दें, हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, पूरा अमन तरीन जलसा था। मेरे समेत दहशतगर्दी के पर्चे में 6 दिन 7 दिन जेल में रहकर आया हूँ, और पिंडी में हमने पुरअमन तरीन एहतजाज किया। हमारे ऊपर शेलिंग हुई, गोलियां मारी गई, साफियों को मारा गया, उठा के लेकर गए। क्या कहा उन्होंने, क्या जुर्म किया था? अच्छा, आज सारा दिन हमारे पुरअमन लोग बाहर निकले हैं, पूरा पिंडी इन्होंने जाम कर दिया, आज पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया। अच्छा, वकला ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना था, आज क्या करना था? आज पूरा रेड जोन इन्होंने बंद किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा आप लोग हर वक्त एहतजाज करते हैं, हुकूमत में भी एहतजाज करते हैं। नवाज शरीफ को कहें वो जरा पब्लिक में तो आए, तलाश गुमशुदा उसके खिलाफ इश्तिहार लगा हुआ है। सुने आई कम टू यू। जी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शुएब शाहीन साहब हमारे मोहतरम हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कंडक्ट देखें। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गिरफ्तारियों पे जमान पाक की तरह कोई बम चलाए हैं, पेट्रोल बम चलाए हैं? 9 मई का जो बात हुई, जिससे अब ये डिनाइल कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि किस तरह ये कहते हैं कि जी 9 मई में हमने कुछ नहीं किया, जब शहीदों की यादगारों को बेहुरमती की गई। बहुत सारे बनाए ना जुडिशल कमिशन, हमने तो 1.5 साल पहले दरखास्त दी थी। ओ भाई, जुडिशल आपके सामने सब सच सामने आ जाएगा। राइट, सीसीटीवी फुटेज उठा के ले गए और आज तक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वापस नहीं किए। दूसरा सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आफ्टर टेक अ ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे इजराइल की। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ईरान की जानिब से इसराइल पर गुज़िश्ता रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद इसराइल की जारहियत को लगाम डालने की क्या कोई उम्मीद हो सकती है? कल रात ईरान का हमला इतना खौफनाक था कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कैबिनेट समेत पूरी रात बंकर में गुजारना पड़ी। इस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, लेकिन ईरान ने हर तरह की कार्रवाई का मौसर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। इसराइल ईरानी हमले पर इतना हवास बाख्ता हो गया कि आज उनका जोर कहीं नहीं चल सका, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ही नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से वहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश की। हम ये बात जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा वैसे बहुत ज़्यादा ल्यूक वार्म रहता है
इजरायली जारियत रोकने के हवाले से, लेकिन अब इसराइल को तवक्को ये थी कि ये अदारा उसकी दहशतगर्दी नज़रअंदाज करे, बिल्कुल ब्लाइंडली उनके हक़ दिफा को कह दे कि उसमें वो एंडोर्स कर दे उनकी जारियत के हक़ को। लेकिन ये रिस्ट्रेंट दिखाया अक़वाम मुत्तहिदा ने। उनके सेक्रेटरी जनरल ने जब इससे गुरेज किया और अच्छा किया, तो फिर आज उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इजराइल की गीदड़ धमकियों के बावजूद ईरान इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इब्रानी ज़बान में ट्वीट किया, जो कि डायरेक्ट वार्निंग है इजराइल को। क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर? वो कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद से आइंदा हमले में जो ज़रब ज़हूनी रियासत को लगेगी वो पहले हमले से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ दे होगी। कल हमारे प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी एक फोरकास्ट की है, उन्हें भी देखिए। Iran doesn't want to get involved into a bigger conflict, but Iran wants to send a message कि जी आपने हमें पहले धोखा दिया था. It's a political messaging more than an act of war. But it will be contained or it can escalate. It can escalate also, but like Iran wants to say कि जी हम उधर रुकेंगे नहीं. मेरा ख्याल है कि अब ईरान ने एक strategic फैसला कर लिया होगा कि they will also go for the nuclear bomb. डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, लग ये रहा है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था कि जब इस्माइल हानिया की शहादत ईरान के अंदर तेहरान के अंदर हुई और उसके बाद जो है वो हिजबुल्लाह की जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी शहादत हुई, हसन नसरुल्लाह की, तो ईरान के ऊपर प्रेशर था कि क्योंकि ईरान इन मज़ाहमती ग्रुपों को सपोर्ट करता है कि ईरान क्या करने जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि एक प्रेशर ये भी था कि 40,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो गजा के अंदर शहीद हो गए हैं। इजराइल ने एक नया वॉर का फ्रंट खोल लिया है, ईरान क्या करने जा रहा है, और इतने इंपॉर्टेंट कमांडर जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है, उनकी शहादत जाहिर बात है ईरान के लिए दचका था। तो ईरान अपनी मुज़ाहमती तहरीकों को, अपने लोगों को खित्ते के अंदर ये पैगाम देना चाहता था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि इट कैन हिट बैक इजराइल अगेन। सो ये पिछले 2-4 महीनों के अंदर दोबारा ईरान का इजराइल को हिट करना, इस चीज़ से तासुर मिलता है कि ईरान एक तो अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि हमें इन अगर आप हमारे ऊपर इतना मैसिवली हमारे जो ग्रुप्स हैं उन पे हमले करते रहेंगे और हमारी लीडरशिप को जो है शहीद करते रहेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और तीसरा जारी बात है ईरान के ऊपर प्रेशर भी मौजूद है। लेकिन फॉर अ मोमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने एक दफ़ा जो डिटेरेंस थी अपनी उसको शो किया है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब रहे हैं, वो टारगेट्स अपने मुकासद तक हिट नहीं कर सके। ये शॉर्ट कमिंग भी है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कि ईरान जो है वो इजराइल तक पहुंच सकता है लेकिन उसको हिट नहीं कर सकता। जारी बात है इस एंगल को भी देखा जा रहा है। एक आपने खदशा जाहिर किया था अहमदी निजात साहब ने, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट अभी बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर ही बहुत सलाहियत कर चुकी है इजरायली जासूस ईरान के अंदर। हमने रिसेंटली देखी भी हैं जो असैसिनेशन की एक लिस्ट है, अंदर से ईरान के अंदर से ही ऑब्वियसली उनको खबर दी जाती है। आप बाहर से तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक अपने अंदर ये जो नेक्सस है इजरायली जासूसों का वो ख़त्म नहीं होता, तो ईरान कितने कोई मजबूती से ये मामला आगे ले जा सकता है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इस दफ़ा सामने आई है कि इस्माइल हानिया के हवाले से जो ट्रैप लगाया गया था कि कई दिन पहले जो है वो उस कमरे के अंदर वो बॉम्ब लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी दी और ईरान का वर्जन उस हवाले से मेरा ख्याल है अभी तक नहीं आया कि वो कौन लोग थे, ईरान ने क्या किया है, किन लोगों को सजाएं दी हैं। मैं समझता हूँ ये ईरान जो है इस हवाले से थोड़ा परेशान है। दूसरा, फिर आपको पता है कि जो पेजर डिवाइसेस के हवाले से कि इजराइल किस तरह जो सारी की सारी जो मज़ाहमती ग्रुपों की सप्लाई चेन के अंदर घुस गया है, ये ईरान के लिए बड़ा परेशान कुन चीज़ थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान परेशान ज़रूर है इस हवाले से, लेकिन ईरान क्योंकि समझता है कि ये एक तहरीक है, ये मूवमेंट है, ये एक नज़रिए पे कायम है और कुछ लोग फॉर अ मोमेंट देखिए ये ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है, ईरान के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गो लगे हुए हैं, इकोनॉमिक एम्बार्गोज लगे हुए हैं, इसकी वजह से ईरान कॉन्टिन्यूसली परेशानी के अंदर तो जरूर मौजूद है ना कि उसके लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो वसाइल नहीं है, वो तालीम नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट नहीं है, वो
टेक इंफॉर्मेशन वो मौजूद नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो जारी बात है पैसे के लालच में या किसी और चीज़ के लालच में बिक गए हैं, जिसकी चीज़ जो जारी बात है इस चीज़ का शाखसाना है कि जो गुर्बत है सम टाइम ये आइडियोलॉजी के ऊपर प्रिवेल कर गई है। सो ईरान को परेशानी मौजूद है, लेकिन लार्जली ईरान की वो जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। बट देन अगेन इफ यू अलाउ मी, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ईरान से बेहतर पोजीशन में होंगे इकोनॉमिकली, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई इतनी प्रेशर है ही नहीं इजराइल के ऊपर। ये भी हकीकत है कि इस वक्त अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई प्रेशर है तो वो ईरान की तरफ से है। देखिए ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का तो वो मसला ही नहीं है जो ईरान का मसला है, क्योंकि देखिए ईरान की भी एक हिस्ट्री है। जारी बात है जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, फिर रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट किया, फिर उस रेवोल्यूशन को इंटैक्ट कैसे करना है, फिर अमेरिका इजराइल के खिलाफ और फिर फलस्तीन के हक में जो ईरान ने एक स्टैंड लिया, फिर मुस्लिम दुनिया में जो एक स्ट्रगल चल पड़ी। तो ईरान बिल्कुल आपको पता है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकली एक डिफरेंट जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद है, जिसमें मुस्लिम दुनिया की नज़दीक तरीन भी वहाँ नहीं पहुँचती। इवन टर्की हो, बाकी जो ममालिक हैं वो नहीं समझते, ये जो मिडल पावर्स जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, टर्की है, ये नहीं समझते कि हमें वो उस चीज़ में जाने की ज़रूरत है। सो ईरान का बेसिकली सर्वाइवल ही जारी बात है इस चीज़ में है, और वो ये है कि किस तरह अपनी जो स्ट्रगल है उसको मेंटेन किया जा सके, जो अपने जो रेवोल्यूशन की उन्होंने जो कोशिश की, जो मज़ाहमत की उन्होंने कोशिश की, और वो उसको मुसलसल कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। और वो उसके डॉक्टर साहब इजराइल अब क्या करेगा? विल दे रिएक्ट? देखिए टेक्निकली तो इजराइल जो है वो रिएक्ट कर सकता है, और वो इस तरह रिएक्ट कर सकता है कि लास्ट टाइम तो अमेरिकन ने ये कहा था कि अगर इजराइल रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो हम सपोर्ट नहीं देंगे। सो इट मीन्स ये जो आपने अभी आयतुल्लाह खामनाई का स्टेटमेंट पढ़ के बताया था, ये बेसिकली इस चीज़ का मैसेज था कि आप हमला ना कीजिएगा, क्योंकि आपने हमारे 2 कमांडर शहीद किए, तो ये हमारा रिस्पॉन्स बनना था आपकी तरफ, तो आप ना हमला कीजिएगा वरना हम फिर हमला कर देंगे। सो इजराइल मे नॉट रिएक्ट, लेकिन जो कल से मैसेजिंग आ रही है कि हम अपने टाइम और अपनी मर्जी और अपनी जगह हमने जहाँ पे टारगेट करना है वहाँ टारगेट करेंगे, ये इस चीज़ को बताता है कि इजराइल शायद इमीडिएटली टारगेट तो ना करे, लेकिन इजराइल उसी तरह टारगेट करेगा जिस तरह वो कर रहा है, जैसे कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, जैसे कि इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, जैसे कि पेजेड डिवाइसेस का फटना। सो मेरा ख्याल है इजराइल का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, वो वैसा नहीं होगा कि वो भी मिसाइल जो है वो दागे ईरान के ऊपर, जिससे ईरान को के ऊपर मजीद मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि इट हैज टू स्ट्राइक बैक। आप कैसे असेस करते हैं जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है? उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि कोई इसका फ़ायदा नहीं है, एक कॉस्मेटिक किस्म की एक्सरसाइज थी, कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं इसराइल को। दूसरा ये है कि सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा जेस्चर है, आपने दौड़ें लगवा दी लोगों की, ऑब्वियसली आपने बताया कि वी विल रिटेलिएट, सो प्रेशर है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखिए आपने दौड़ें भी लगवा दी हैं और आप पहुंचे भी नहीं है वहाँ पे। आप जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाए, ये आपकी शॉर्ट कमिंग है। आपकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है या जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी रीच जो है वो इजराइल तक है, ये आपकी एक सक्सेस मौजूद है। सो इट मीन्स कि जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मजीद जो फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ईरान के पास या तो अभी वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है या ईरान को ज़ाहिर बात है कोशिश करनी पड़ेगी। सो ईरान ने सारे मकासद अचीव किए हैं, दौड़े भी लगवाई हैं, पैगाम भी दिया है, अपने लोगों को भी खुश किया है, और एट द सेम टाइम जो हिट ना कर पाना और उससे कोई बड़ा नुकसान ना होना जो है वो जारी बात है वो ईरान की शॉर्ट कमिंग है। सो इसमें डिफरेंट डेफिनेटली सिग्नलिंग हर एंगल से मौजूद है। राइट जो मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने कहा कि अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिविजिट करेंगे, डू यू बिलीव कि ऐसा कुछ होगा? देखिए जब से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, जब से बाइडेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसे विड्रॉ कर गई थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कंटिन्यूटी रखी, तो मेरा ख्याल है कि ईरान ऑलरेडी कंसिडर करता है कि इसमें जो हसन रूहुल्लाह जो थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो उनकी बड़ी कोशिश थी कि हम वो एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे कि हम कोशिश करें अमेरिका के साथ करीब होने की, और उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती थी कि हमें करीब होना चाहिए ईरान के, क्योंकि हमारी 50 साल की जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर कोई लंबा चौड़ा कारआमद नहीं आ सकी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान जो है वो अपनी उसी वक्त से काम शुरू कर रहा है जब से
ट्रंप ने जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा फॉर गिविंग अस इन डेप्थ एनालिसिस। दूसरी तरफ बड़ी अहम एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान में। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे में हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है। इस वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो, उनकी जो रीडिंग्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उनके लेक्चर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड लाखों करोड़ों मुसलमान सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को वो इस्लाम से करीब लेके आए हैं। ख़ासतौर पे जो यूथ है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनके लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है, हम आपको उसको अपडेट करते रहेंगे। सो वेलकम भी हम करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को। आई होप कि उनका स्टे अच्छा गुजरे पाकिस्तान में। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू राइट टू मी। अल्लाह हाफिज़।